ले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड खुल रहा है, हम इस पे लिखेंगे, आप नोट करते चलिएगा और देखिए आगे हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो तीन बातें, ये तीन लेवल की टीचिंग होती है। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सब आपको मालूम है। मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट हर्बर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोपोनेंट मॉरिसन है और रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रोपोनेंट जो है वो हॉन्ट है। हाँ, ये थोड़ा खुलने में देर हो रहा है ये व्हाइट बोर्ड, अब पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा तो होता नहीं था, बट कोई नहीं, ये इसका अपना काम पूरा कर रहा है, तब तक हम लोग अपना काम पूरा करते हैं। देखिए, मेमोरी लेवल का मतलब ये हुआ कि जिस समय बच्चों को सिर्फ रटवाने पर जोर दिया जाता है, जिस समय बच्चों को केवल कंसेप्चुअल नॉलेज दिया जाता है, याद करने वाली बातें जब दी जाती है, उस लेवल को, यानी जब लर्नर को विषय वस्तु को याद करवाने पर फोकस किया जाए, उस लेवल को कहते हैं मेमोरी लेवल। और ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है। इनिशियल स्टेज, सबसे प्रारंभिक जो है ये टीचिंग का स्टेज है। यह इसमें रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। रोट लर्निंग, अच्छा ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है खुलने में बोर्ड, तो जहां तक हो सकता है हम ऐसे ही बात करते हैं। देखिए, मेमोरी लेवल का मतलब स्मृति स्तर, इसका हिंदी में स्मृति स्तर कहेंगे। इनिशियल स्टेज लिखिए, आप नोट करिए, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग मतलब प्रारंभिक स्तर, शिक्षण का प्रारंभिक स्तर। यह एक आदत विकसित करता है जिससे कि बच्चे या लर्नर, अधिगमकर्ता जो पढ़ रहा है, वह चीजों को याद करे, विषय वस्तु को याद करें। तीसरी बात लिखिए, स्टिमुलस रिस्पांस पर बेस्ड होता है। स्टिमुलस रिस्पांस का मतलब होता है कि हम जितना इनपुट देते हैं, हम आउटपुट का उतना ही उम्मीद करते हैं। जैसे कि अगर हम 1 से 25 तक के पहाड़ा टेबल जो है रटवा रहे हैं बच्चों को, तो हम उम्मीद क्या करेंगे? 1 से 25 तक का टेबल याद करवा रहे हैं, 2 से 25 तक का, तो वो हमें, अगर वो सीख जाए, तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमें 51 का टेबल सुना दे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जहां तक उसे रटवाए हैं वहां तक वो सुना दे। यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस बेस्ड का मतलब ये हुआ कि जितना इनपुट दिया गया उतना ही उधर से आउटपुट आए। स्टिमुलस यानी इनपुट दिया जा रहा है और रिस्पांस मतलब कि आउटपुट। बात आ रही समझ में मैं क्या कह रहा हूं? बोलिए, थोड़ा एक आदमी बोल दे जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ समझ पा रहे जी सर, आ रही है। ओके, तो एसआर बेस्ड है, स्टिमुलस रिस्पांस बेस्ड है, और इसमें एक अच्छी मेमोरी की जरूरत होती है, एक अच्छे स्मरण शक्ति की जरूरत होती है इस लेवल की टीचिंग में, जो कि बच्चों में होता है, जो कि छोटे बालकों में स्मरण करने की शक्ति जो है वो ज्यादा होती है। कंपैरिजन अगर करें हम बड़ों से, उनसे ज्यादा होती है। आप अभी कोई चीजों को याद नहीं कर सकते हैं जल्दी, बट आप छोटे बच्चों को कुछ चीज रटवाइए ना, तुरंत याद कर जाते हैं। ऐसा आप लोग अवलोकित किए हैं? बोलिए। जी सर, जी बहुत अच्छा, जल्दी सीख जाते हैं वो। मैं अब अपनी कहानी बता रहा हूँ। मतलब मैं शादी विवाह में वगैरह वगैरह में कहीं जाता था, तो वहां पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते थे, मैं केवल सुनता था। सुनते सुनते कई मंत्र याद हो गए, और अब भूल गए, मतलब अब वो रियाज में नहीं रहते तो भूल ही जाएंगे, लेकिन उस समय इतना शार्प था मेमोरी कि याद हो जाता है। और अब की स्थिति ये है कि कितना भी कुछ रटिए याद नहीं होता है। तो इस लेवल की टीचिंग में ये आवश्यक है कि मेमोरी शार्प हो और
गुड हो, आप चिंता मुक्त हो। तो ये है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल। शिक्षण की ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिगम करता रोट लर्निंग को डेवलप करता है, अधिगम करता विषय वस्तु तथ्यों को याद करता है, कंठस्थ करता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट करिए, बुद्धि से कोई सह संबंध नहीं है, परंतु बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए सहायक होता है। सर थोड़ा धीरे बोलिए। बुद्धि से सह संबंध तो नहीं है, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए सहायक। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट इंटेलेक्चुअलिटी से इसका कोई रिलेशन तो नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल डेवलप करने में, इंटेलेक्चुअलिटी डेवलपमेंट में इसका रोल अहम होता है। देखिए एक बात समझिए मेरी, बड़े ही क्या बोलते हैं, अच्छा देखते हैं कि ये बोर्ड खुल रहा है कि नहीं। ये तो खुल रहा है, बट ये जूम का बोर्ड है, जूम का बोर्ड है काम। सर आप रोट लर्निंग बोल रहे हैं सर, इसका थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रोट का मतलब होता है याद करना चीजों को, रटंत प्रणाली पर आधारित। रटंत प्रणाली, देखिए जिसको कहते हैं ना रटंत प्रणाली पर आधारित है, ये रटंत प्रणाली पर आधारित है। ये बोर्ड भी काम करेगा सर? क्या काम करेगा ये बोर्ड भी? ठीक 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 है, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग समझ गया ना, रटंत, रटंत विद्या जिसको नहीं कहते हैं, स्पून फीडिंग। सर वो मैं एक्चुअली WROT, तो मैं वही सोचे थे, राइट वाला रोट वाला इसका नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, हमारे टीचर, हमारे विभाग के टीचर इस बात से ये रहते हैं कि तुम लोग स्पून फीडिंग करने आए हो। स्पून फीडिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चों को स्पून माने चम्मच, फीडिंग माने चम्मच से खिलाना, तो ये वही है, चम्मच से खिलाने वाली बात है, ठीक है। तो इस लेवल की टीचिंग में चम्मच से खिलाया जाता है, यानी बच्चे को रटवाया जाता है, और आप सब करके आए हैं, आप सब ABCD ये सब टेबल वगैरह वगैरह जो भी याद किए हैं, उस समय समझ थी क्या कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं थी ना, तो ये रोट लर्निंग इसी को कह रहे हैं। चलिए अब तो ये बात हो गई, इसका उद्देश्य क्या है? जब इसके अंदर रोट लर्निंग के अंदर मतलब ये है कि ये कोई बुद्धि के विकास में सहायक है, लेकिन डायरेक्ट इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, तो इसका रोल क्या है? अब समझिए एक बात, अच्छा ये भी खुल गया, तो चलिए अब इसी पर काम करते हैं। देखिए मिटा लेने दीजिए इसको। इसका क्या यूज है रोट लर्निंग का या फिर मेमोरी लेवल की टीचिंग का क्या यूज है? देखिए अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, पहली बात मानसिक पक्षों का ये परीक्षण है, आपके मेंटल लेवल का ये ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग ऑफ मेंटल लेवल, मानसिक पक्षों का परीक्षण है, ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण नट परीक्षण, प्रशिक्षण अंग्रेजी में जिससे कहेंगे ट्रेनिंग ऑफ मेंटल लेवल। देखिए सूचना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सूचना के बिना ज्ञान भी नहीं। क्या बोला मैं? जो बात बोला समझ में आई? बड़ा बढ़िया बात बोला हूं, अच्छा बोला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सूचना कोई है, इंफॉर्मेशन कोई है, वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बिना नॉलेज अधूरा है। जो समझा रहा चाह रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप? यानी सूचना आधारित ज्ञान, ऐसा हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सूचना केवल आपके पास है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हैं। आप ये बता दीजिएगा कि बाबर का बेटा कौन था, अकबर का पिताजी का नाम क्या था, तो इससे आपका ज्ञान का परीक्षण थोड़े हो रहा है। लेकिन आप इतिहास के ज्ञाता है और ये पता नहीं है, तो फिर प्रश्न चिन्ह तो लगता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है एक मानसिक पक्ष का आपका प्रशिक्षण है कि ज्ञान प्राप्ति में यह शिक्षण सहायक होता है।
मैं समझा पाया कुछ भी? बोलिए। माइक बंद कर दीजिए। चलिए, दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? दूसरा उद्देश्य है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। इसमें तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना होता है। तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, यानी यहां पर फैक्ट्स दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बच्चों को इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। सूचना इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, एक तरह से कह लीजिए इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ये टीचिंग होती है। ठीक है, अब आइए हम कुछ सुझाव देते हैं कि ऐसे टीचिंग के समय एक टीचर को क्या करना चाहिए। आप सब टीचर हैं ऑलरेडी, आप सब कहीं ना कहीं टीचर का काम करते होंगे। जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है वो भी कहीं करता ही होगा, और जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो है ही, जो प्राइवेट में है वो तो है ही। सुनिए, अगर आपको इनिशियल लेवल पर जाना है, टीचिंग कराना है, तो क्या करना चाहिए? सुझाव लिखिए। सुझाव यानी कि मेमोरी लेवल के टीचिंग के लिए कुछ सुझाव है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? 4-5 सुझाव देगा, आपको चुनना होगा। जैसे देखिए, पहला सुझाव, कोई भी चीज अगर पुनरावृत्ति में हो, पुनरावृत्ति समझ रहे हैं ना, लय में हो, कोई भी चीज क्या हो? रिपीटेशन में हो, रिपीटेट हो, पुनरावृत्ति में हो, यानी लय में हो। लयात्मक चीजें ज्यादा याद हो जाती है इन कंपैरिजन जो है कि आप अगर सब्जेक्टिव वे में कुछ करते हैं। तो लय में गाने हमें क्यों याद हो जाते हैं और निबंध क्यों नहीं याद होते हैं? है कि कोई ऐसा है जो इसको एक निबंध याद है? पूरा एक निबंध किसी को याद है? प्रियंका को लग रहा है कि याद है। याद है प्रियंका? नहीं अपने जमाने में, सॉरी जमाने कह रहे हैं, अपने बचपन में आपने कोई निबंध पढ़ा होगा, अवश्य लिखा भी होगा गाय पर। अच्छा, गाय पर सब लोग लिखता है। दुनिया का दुनिया का नहीं, भारत का हर व्यक्ति गाय पर निबंध लिख कर ये हुआ, गाय ये है, गाय वो है, गाय ये है। जो लिखे थे याद है? नहीं ना, लेकिन गाने याद है जरूर, कविता जरूर याद है। तो याद करने के लिए लयात्मकता होना जरूरी है किसी भी कंटेंट में। क्या मैं ठीक से बता पा रहा हूं? जी सर, वो राइम एंड रिदम। जी, राइम एंड रिदम की ही बात कर रहा हूं कि लय होना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी चीज को रटवाते हैं बच्चों से, तो कोशिश करिए कि लय में दे। टेबल जो भी होता है ना, वो भी, उसमें भी एक लय है। बच्चे जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो भी एक लय से पढ़ते हैं, तब जाके जल्दी याद हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहना ये है मेरा कि जब भी आप बच्चों को कंटेंट दे, किस लेवल पर? मेमोरी लेवल पर, तो लयात्मक दे और क्रमबद्ध दे। क्रमबद्ध समझ रहे हैं ना? सीक्वेंस में दें, यानी कि क्रम से दे, इधर का उधर नहीं, क्रम से चले। ये बेहद जरूरी है कि ऐसी शिक्षा थकान के समय पर ना हो, थकान के समय पर नहीं। जब बच्चे थके हैं, मेंटली, फिजिकली स्ट्रेस में हैं, थकान, स्ट्रेस आदि के समय ऐसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि जब हम थके हैं तो मेमोरी विराम की स्थिति में होती है, एक्टिव नहीं होती है, कॉन्शियस वे में हम नहीं होते हैं, तो हम याद क्या कर पाएंगे? एकाग्रचित रहेंगे तब चीजें याद होती है। ये सब आप जानते हैं। एकाग्र होना जीवन में बड़ा जरूरी है। ठीक है, एक गमले में तेरी कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, और लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। माने एकाग्रता होनी चाहिए।
अच्छा, ये बच्चे सोचने लगे कि सर ये क्या बोलने लगे। मुझे पढ़ाते पढ़ाते कुछ याद आ गया, रोचक था, बढ़िया, तो ना बोल दें, कहाँ जाएं बोलने, किसको पकड़े बोलने के लिए, रोड पर कहाँ पकड़े कि आई। बहुत अच्छा लगता है सब यही सर, बोला बहुत अच्छा करिए लगता है। सर। अच्छा, ये अच्छा लगा। हाँ जी सर, सर, बहुत अच्छा लगता है। ओ अच्छा, अच्छी बात ऐसा है। ही बोलते रहिए करिए सर, बीच बीच अच्छा में। अच्छा, चलो बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आपने मतलब क्या आपसे है सर, परमिशन। नींद भी नहीं आती है सर, नहीं तो नींद आने लगती है। हाँ, लेकिन ये वाली बात सुने ना, लिख के पर्स में रख लीजिएगा, एक गमले में तेरी कटे जिंदगी, सर हर थोड़ा जगह। धीरे बोलते चलिए। अरे मत लिखिए, सर लिखिए मत। सर भेज दीजिएगा। हाँ सर, थोड़ा भेज अरे दीजिएगा। अंजुम रहबर की है, भोपाल की ही है वो, अब ठीक है, कहाँ उन्हीं का कहाँ सुन लीजिएगा। एक गमले में तेरी कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। चलिए, तो थकान के समय नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं हो, जब आप एक्टिव हो तभी हो। अगला, तीसरा नहीं, चौथा, अभ्यास के लिए समय देना हो, प्रैक्टिस करना है। ये पुनरावृत्ति है, याद कर, मतलब रियाज करिएगा तभी जाके ये चीजें रहेंगी। और एक बात बताऊं, रियाज की हालत ये है कि अगर रियाज नहीं करिएगा तो पिताजी का नाम भी भूल जाइएगा, ध्यान रखिए। इसलिए प्रैक्टिस में वो भी रखना पड़ेगा। आजकल आलम यह है कि मोबाइल नंबर किसी का पूछ लो तो मोबाइल निकाल के तब बताते हैं लोग। पता बहुत आपको। अच्छा, एक बात बताइए, कितना मोबाइल नंबर याद है आप लोगों को? किसी को अपना वाला होगा, मम्मी का होगा। मुझे बहुत 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 नंबर याद है। अरे मुझे कॉलेज में कोई 10 साल पहले का भी किसी का नंबर पूछता है हाँ, और मुझे इस बात का दुख होता है कि मुझे वो नंबर याद है और जब मैं अपना कुछ याद रखने लायक होता है वो रख नहीं पाती। पर ओहो। पहले वाले का नंबर भी चलिए, मुझे अब मुझे तो ज्यादा नहीं याद है, मुझे तो एक मेरा याद है, एक किसी का पहले और याद था, अब भूल गया हूँ। मतलब वो पहले याद था क्योंकि बातचीत पहले हो जाती थी, अब नहीं होती है तो नहीं, भूल गया हूँ। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये होता है ना कि जिससे आप रोज बात करते हैं। चलिए आगे, नहीं तो ये हो जाएगा, ज्यादा सीरियस खत्म हो जाएगी। अगला देखिए, अभ्यास के लिए समय देना चाहिए। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पुरस्कार जो है, पुरस्कार इस मामले में मैं कह रहा हूं कि अवार्ड, रिवार्ड से बच्चे पढ़ते हैं। और अवार्ड क्या हो सकता है? आप बच्चों को पढ़ाने जाए तो अवार्ड क्या हो सकता है, रिवार्ड क्या हो सकता है? देखिए, प्रशस्ति भी एक रिवार्ड है। किसी बच्चे को कह दें कि अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, खूब बढ़िया, वेल डन, ठीक है, कीप इट अप, ये सब भी एक वर्बल रिवार्ड है, प्रशस्ति है। तो ये सब देना चाहिए। और मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाने जाता था ना, तो चॉकलेट लेकर जाता था, टॉफी लेकर जाता था। होम ट्यूशन जब पढ़ाया करता था तो बच्चे इसलिए खुश रहते थे कि सर आए हैं तो सप्ताह में 2-3 दिन तो चॉकलेट जरूर देंगे। तो रिवार्ड अवार्ड से बच्चे खूब दीवाने बने रहते थे और पढ़ते भी थे, याद भी कर जाते थे। तो आप लोग भी अगर छोटे बच्चों को पढ़ाने जाएं तो कृपया करके कुछ खर्च वगैरह कर दें, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा, और उनका मनोबल बढ़ेगा तो आपकी टीचिंग अच्छी हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 150-150 का चॉकलेट देने लगिए कहीं पढ़ा रहे हैं तो ठीक है ना, 200-200 का, 150-150 का चॉकलेट देने एकदम बिल्कुल नहीं। खैर, आगे बढ़ जाए। रिवार्ड के बाद अवार्ड, रिवार्ड हो गया। प्रतियोगिता कराना चाहिए, कंपटीशन, ठीक है, प्रतियोगिता कराइए बच्चों में आपस में। उन प्रतियोगिताओं से बच्चे एक दूसरे कंपटीशन से, इवैल्यूएशन से वो ज्यादा सीखते हैं। थोड़ा डर भी होता है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखिए। यानी डर, डिसिप्लिन, डर का मतलब यहाँ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन करिए ना उसे डर की जगह।
अनुशासन, हाँ बिल्कुल। बड़ा अंकुश। अंकुश, अंकुश चाहिए, अंकुश लगाइए, डिसिप्लिन रखिए, ठीक है। अनुशासन तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, अंकुश लगाइए चीजों पर, कंट्रोलिंग ये होना चाहिए। देखिए ये डर अलग अलग लेवल पर जरूर होना चाहिए। भय बिना होत न प्रीत, ये बात सुने हैं ना, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। तो बच्चे डरेंगे नहीं हल्का फुल्का तो आपसे सीखेंगे नहीं। These all are the methods you can use during the teaching at memory level. Okay, these are the suggestions you can apply and for examination आप याद रखेंगे इसे। चलिए अब इसका गुण दोष देख लेते हैं, क्या इसके गुण है क्या इसके दोष है। गुण दोष तो भी तो होगा ना, या इतनी अच्छी चीजें आपको मैं बताया तो इसके कुछ गुण भी होंगे और कुछ दोष भी होंगे। दोष क्या है, गुण क्या है, बात करते हैं, कंपैरिजन करके हम बात करेंगे। आप एक ऐसा लाइन खींच दीजिए बीच में, जैसे हम लोग बचपन से खींचते आए हैं, ये वाली लाइन खींच दीजिए, ऐसे वाली लाइन, ठीक है। इधर गुण लिखिए और इधर दोष लिखिए। दोष बोले तो क्या लिखना है, लिमिटेशन। एक बात और बता दूं, जब भी मैं आपसे दोष कहूं, जब भी मैं आपसे दोष कहूं, आपको क्या समझना है, लिमिटेशन। दोष का मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा दोष ही है, सीमाएं हैं, उसकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है, ठीक है। चलिए गुण में देखिए, पहला गुण है ये कि बच्चों के लिए उपयोगी हैं, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। दूसरा गुण ये है कि यही जो मेमोरी लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का रास्ता तैयार करता है। ये दोनों का रास्ता है। अगर इसको मतलब यहां मेमोरी लेवल है और अगर इसको ना किया जाए ना तो ये अधूरा है। तो लिखिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए रास्ता तैयार करता है। एक गुण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तथ्यात्मक विषयों के लिए ज्यादा उपयोगी, ये भी लिखिए। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए, सर फैक्चुअल के लिए ना, सर कंसेप्चुअल, सॉरी, हाँ फैक्चुअल, हम देखिए कंसेप्चुअल कह दे रहे हैं, फैक्चुअल, ठीक है ना, फैक्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में क्या अच्छा समझने लायक क्या है, हिस्ट्री में जब छोटे बच्चों की बात कर, ये समझ करिएगा कि बाबर कब ताजमहल, ये शाहजहां कब ताजमहल बनवाया, ये समझने वाली चीज है कि रटने वाली चीज है, रट जाइए। किसका बेटा था, किसका पापा था, किससे कई को ब्याह किया, ये सब रट जाइए क्या। तो इतिहास जैसे विषयों के लिए अति उपयोगी है ये मेमोरी लेवल की जानकारी। तो लिख लीजिए कि जो फैक्चुअल विषय है, फैक्ट, अब लिटरेचर के लिए कविताएं वगैरह तो जरूरी है ही, तो कहानी कविता वगैरह के लिए जरूरी है ही। चलिए ये गुण हो गया। चौथा गुण देख लीजिए, एक चीज है कि यहाँ पर मंद बुद्धि के बालक भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तथ्यों को कंठस्थ अगर कर लें, यानी कि जो थोड़ा कम दिमाग भी है ना तो इसमें चल जाएगा। इसमें मंद बुद्धि के बालक भी इसे ग्रहण, इसमें इस व्यवस्था में, ऐसे लिखिए, मंद बुद्धि के बालक भी इस व्यवस्था में। मंद बुद्धि का मतलब एक ये मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम पागले हो, मतलब थोड़ा सा आईक्यू कम हो फिर भी इसमें ये इस लेवल की टीचिंग में, इस लेवल की चीज कर सकता है। एवरेज बुद्धि, एवरेज, ठीक है ना। तो ये है। और अगला लिख लीजिए, अभी हम गुण लिख पा रहे हैं, दोष इधर लिख पाएंगे। अगला लिखिए, मंद बुद्धि के बालक भी ये इसमें आ जाएंगे, एवरेज वाले भी।
अगला ये है, अगला मैं ये कहना चाह रहा हूं, कांट इग्नोर। एक बात याद आ गई, बोल दें। एक लड़का बोला, आइदर यू हेट मी और यू लव मी, यू कांट इग्नोर मी। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? या तो तुम मुझसे प्रेम करोगी, मतलब एक लड़की को बोला कि या तो तुम मुझसे प्रेम करोगी या तो मुझसे घृणा करोगी, मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगी। तो घृणा में भी तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना, घृणा तो कर रहे हैं ना। तो ये वही वाली बात है, ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऐसी शिक्षण व्यवस्था को। कोई ऐसा कहे कि हम ये रटंत विद्या हटा देते हैं पूरी तरह शिक्षण व्यवस्था से, आप बिल्कुल नहीं हटा सकते, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? क्योंकि यही रास्ता तैयार करता है दोनों आगे के लेवल का। इसीलिए लिख लीजिए कांट इग्नोर, यानी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। These all are the merits of memory level of the teaching of memory level। चलिए दोष देख लेते हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहला कि बौद्धिक विकास में सहायक तो होता है, लेकिन इससे बुद्धि का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। डू नॉट या डज नॉट मेजर इंटेलेक्चुअलिटी। आप किसी से इंटेलेक्चुअलिटी कि कैसा है वो इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है, ये नहीं माप सकते हैं। ये याद करके कैसे कोई अपना वो इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, बौद्धिक क्षमता उसके पास है कि नहीं। दूसरा कि बड़ों के लिए उपयोगी नहीं है। बड़ों के लिए बोले तो सीनियर क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है ये, यानी हायर लेवल पर। ऐसा लिखिए कि हायर लेवल पर उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी नहीं है हायर लेवल पर उतना। आप देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि हम टीचिंग करा रहे हैं और टीचिंग में हम केवल रटवा रहे हैं हायर लेवल पर, ये ये यूजफुल नहीं है, टीचिंग में यूजफुल नहीं है हायर लेवल पर। उसके बाद नवीन ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायक नहीं है, ये नवीन ज्ञान इससे नहीं होता है। नवीन ज्ञान मतलब न्यू नॉलेज नहीं होता है। देखिए, न्यू नॉलेज का मतलब ये हुआ, नॉलेज क्या है? अगर आप ये जानना चाहें कि ज्ञान है क्या, तो क्या सूचना ही ज्ञान है? अगर हम कुछ याद कर लिए वो ज्ञान थोड़े, नॉट एट ऑल। ज्ञान वो होता है जो आपका अंतर चक्षु, जिसको आप समझ रहे हैं और जिसको आप अवलोकित किए हैं, जिसको आप ऑब्जर्व किए हैं, वो ज्ञान है। बाकी सब सूचनाएं हैं, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। ज्ञान वही है जिसको आपने अवलोकित किया। जो रियलाइजेशन आपको होता है ना, वो नॉलेज है। बाकी सब तो ये किताब ये सब इंफॉर्मेशन है। सब कौन क्या कहा, अगर यही बात है तो फिर रिसर्च क्यों? कौन क्या कहा, ये तो रिपोर्टिंग हो गई ना। इस फला आदमी ने फला जगह फला ये काम का किया, ये कहा, बट इज नॉलेज हियर? नो एनी नॉलेज। ये आपका नॉलेज नहीं है, ये उसका नॉलेज है। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो मेमोरी लेवल की टीचिंग जो है न्यू नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करती है। क्या मेरी बात से आप सब सहमत हैं या केवल मैं ही सहमत हूँ? नहीं सर, जी सर। अजीत जी बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हाँ चलिए भाई, बीच बीच में आप लोगों का ये लेना जरूरी है ना कि आप लोग सहमत हो रहे हैं कि नहीं। नॉलेज और सूचना में अंतर होता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग सूचना को ही मान लेते हैं कि नॉलेज है। यही सबसे बड़ी भ्रम है। ज्ञानी कम लोग हैं यहाँ इस धरती पर। आगे, मतलब मैं भी नहीं हूं, ये है। अगला चौथा देखिए, जरा रुकिए, इसको हटाएं इधर से। हाँ,
ऊपर चले जाइए, आइए, न्यू नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद तर्क का अभाव, तर्क का अभाव है, अभाव ये है, तर्क का अभाव है। ये तर्क, लॉजिक कहाँ, इसमें बच्चों को कहाँ मौका मिलता है लॉजिक लगाने का? एक बात बताइए जरा, छोटे बच्चे अगर आपसे लॉजिक करने लगे, रीजनिंग करने लगे, आप टीचर हैं, उठा के छड़ी पिट पट दीजिएगा, ज्यादा तर्क वितर्क कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो अपना, नहीं, याद कर जाओ। तो जहां रटंत विद्या देनी है वहां लॉजिक का बिल्कुल अभाव है, लॉजिक है ही नहीं बच्चों को। अच्छा, एक बात और है कि अगर बच्चों को बोलने की ज्यादा आजादी नहीं है, उनको सवाल पूछने की ज्यादा आजादी नहीं है, केवल और केवल वो रटते हैं, इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का भी अभाव है कि नहीं, बताएं तो एक तरह से टीचर एक निरंकुश स्थिति में होता है। यह शिक्षण का निरंकुश प्रणाली है, लिख लीजिए, शिक्षण का निरंकुश प्रणाली, यानी डोमिनेटिंग नेचर ऑफ टीचिंग है। ये टीचिंग का डोमिनेटिंग नेचर है, टीचिंग का ये डोमिनेटिंग नेचर प्रोड्यूस करता है मेमोरी लेवल, मतलब वहां पर ये देखने को मिलता है, तो ये दोष ही कहा जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख लीजिए ना, चलिए अब इधर भी ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे, इधर भी दोष ही लिख रहे हैं। अब गुण तो हो गया, इधर लोकतंत्र का अभाव, लोकतंत्र का अभाव होता है इसमें। कहां पर लोकतंत्र? कक्षा में। भाई लोक देश में की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं, तब तो कह देगा सब देखो ये देशद्रोही है, कह रहा है लोकतंत्र का अभाव। कक्षा में लोकतंत्र का अभाव कह रहा हूं, क्लासरूम में डेमोक्रेसी का अभाव दिखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो तब हुई ना जब सामने वालों को, विचारों को समझे, जाने। यहाँ तो है ही नहीं, केवल रटवाइए, तो कहाँ डेमोक्रेसी है? हो गई बात खत्म। तो दिस ये है। अच्छा, एक और बात, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है, अगला लिख लीजिएगा, कि जो रोट लर्निंग होता है ना, रोट लर्निंग, वो डेली लाइफ में कम यूज होता है। दैनिक जीवन में रटी हुई सामग्री का प्रयोग दैनिक जीवन में कम करते हैं। रटी हुई चीजें दैनिक जीवन में नहीं आती है, यानी कि आपके उपयोग की ज्यादा चीजें नहीं है दैनिक जीवन में, इन द सेंस कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपने कोई नया ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसको आप यूज करेंगे, कोई रिसर्च आपने किया, नॉट एट ऑल। एक बार रट लिए, हो गया। एक बात और, जहां मेमोरी लेवल की टीचिंग है वहां पर अपडेशन, आधुनिकता का भी अभाव होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं ये बात? जैसे एक बात बताइए, ग्रामर का जो रूल है जो आप पढ़ रहे हैं, यही आपके पिताजी भी पढ़े होंगे। जो मैं ग्रामर का रूल पढ़ रहा हूं, यही रूल हमारे पूर्वज भी पढ़े होंगे, और हमारा बेटा होगा वो भी पढ़ेगा, बेटी होगी वो भी पढ़ेगी। तो अपडेशन कहाँ है? अपडेशन कहाँ है ये? तो तथ्यात्मक शिक्षा में अपडेशन का बिल्कुल अभाव होता है। तो लिख लीजिए कि थोड़ा सा आधुनिकता का अभाव दिखता है ऐसी शिक्षण व्यवस्था में। ऐसी शिक्षण व्यवस्था में जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है, ऐसी शिक्षण व्यवस्था में आधुनिकता का अभाव दिखता है। इस पर निबंध लिखने के लिए आए तो आप लोग के पास बहुत सारा मटेरियल ये हो गया, आपको कंसेप्ट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा निबंध, ठीक है, या बीएड वगैरह में है। Not so much suitable for conceptual subjects. Concept based सब्जेक्ट के लिए उतना सुटेबल नहीं। आप ये कह सकते हैं कि विचारात्मक विषयों के लिए, आइडियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के लिए उतना उपयोगी नहीं है, एकदम उपयोगी नहीं है उतना। चिंतनीय विषयों के लिए उपयोगी नहीं, चिंतनीय भी बोल सकते हैं ना सर। तो ये तो चिंतन में तो बिल्कुल नहीं। चलिए ये तो हो गया ना। तो दीज आर कॉल्ड, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये डिमेरिट्स है, लिमिटेशंस है मेमोरी लेवल का। अब बताइए तो मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट कौन है? मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट कौन है?
हर्बर्ट। हर्बट। देखिए चीजें याद करने में हड़बड़ी होती है ना, चीजें याद करने में हड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में हम भूल भी जाते हैं, तो रटी हुई चीजें हम भूलते हैं, इसलिए हड़बट याद कर लीजिए। हड़बट यानी हड़बड़ी हो गई। हड़बड़ी कब होगी? जब चीजें याद करेंगे तब। मेमोरी लेवल में ही हड़बड़ी होगी और वहां पर ये सारी चीजें ये आएगी। दोनों जगह में एच है, उसके बाद ई है, तो ई पहले आएगा, यू। सुनिए अब एक और बात सुन लीजिए। अभी तक जितना हुआ सब कुछ अगर भूल जाइएगा, एक बात याद रखिएगा, वो क्या कि मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट कौन था। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला याद जरूर रखिएगा। बाकी मैं जानता हूं कि आप भूलिएगा नहीं, जिस तरीके से मैं बताया हूं, बाकी आपके दिमाग में आ गया, घुस गया, आप पी लिए। अब ये पी लिए ना, तो ये बहुत दिनों तक रहेगा। याद करने में आपको जो करना है वही कि मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट कौन था, तो ये था हर्बर्ट। बात आई समझ में? बोलिएगा। चलिए अगला लिखिए। अब लिखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल। हो गया, मेमोरी लेवल टीचिंग यहीं तक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ये हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? बोध स्तर या समझ स्तर। ठीक है ना? बोध स्तर या समझ स्तर। समझ स्तर, बोध कहिए समझ कहिए, एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है? देखिए इसका प्रोपोनेंट पहले, इसका प्रोपोनेंट है मॉरिशन। मॉरिशन इसका प्रोपोनेंट है। मॉरिशन है इसका प्रोपोनेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा। आइए देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं। जब अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, लिखिए अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि जब मीनिंग का रियलाइजेशन करना, विचारों का बोध होना, गहनता से परिचित होना। सर एक मिनट थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा थोड़ा धीरे बोलें। रिपीट भी करिएगा। अच्छा रिपीट भी करेंगे। चलिए पहला लिखिए। पहला क्या बोला था? हम ही भूल गए। अर्थ का प्रत्यक्षीकरण। हाँ, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण, मीनिंग का रियलाइजेशन करना, विचारों का बोध होना यानी आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग लाना, डीप मतलब गहनता से परिचित होना, प्राकृतिक किसी चीज के प्रकृति और स्वभाव को समझना, किसी चीज की प्रकृति और स्वभाव को समझना और अनुभूति होना। जब ये सारी चीजें शामिल हो शिक्षण में, तो उस लेवल की टीचिंग को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये सारी बातें जब शामिल होती है, वहां के वैसे शिक्षण व्यवस्था को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और ये प्रायः शुरू होता है 8th क्लास से या 5th 6th से ऊपर, 6th क्लास के ऊपर और ग्रेजुएशन तक कह सकते हैं, या फिर आप ये 8th से लेकर के ग्रेजुएशन तक। यानी कि यहाँ पर बच्चों की उम्र जो होती है, यहाँ पर लर्नर, देखिए लर्नर तो कोई भी हो सकता है, अब टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रायः जो हमारे सामने स्टूडेंट्स होते हैं 8th क्लास यानी 13 साल के बाद, 14 साल के बाद और ग्रेजुएशन तक, यानी कि 20-21 साल तक की उम्र के प्रायः बच्चे यहाँ पर होते हैं। कहिए कि उसके ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं? उसके ऊपर वालों के लिए बना है ना रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल को पढ़ेंगे। लेकिन मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब हुआ कि जहां पर बच्चों की उम्र जो है ना किशोरा अवस्था में होते हैं। वो किशोरा अवस्था समझ रहे हैं ना? एडोलसेंट उम्र में शुरू होता है और एडल्ट उम्र में जाके खत्म होता है।
और इस समय इन सब चीजों से हम परिचित होते हैं, गहनता से अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, विचारों को समझते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके लिए यानी बोध स्तर के लिए ये जरूरी है कि मेमोरी लेवल की टीचिंग पूरी हो चुकी हो। ठीक है, चलिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो जरूरी नहीं कि अभी भी हम लोग उसको मतलब कि अभी भी मेमोराइज लेवल को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मेमोराइज कर रहे हैं फिर उसको समझ रहे हैं और फिर उसको एनालाइज करके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो जो मेमोरी लेवल है वो लिमिटेड है छोटे एज तक के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा उपयोगी कहा, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी कहा। मैंने ये नहीं कहा कि आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। बट अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिए, ये सवाल ध्यान से समझिए। ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब टीचिंग करा रहे हैं तो आपकी टीचिंग कैसी होगी। हम टीचिंग की बात कर रहे हैं कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, विचारों को समझना होता है, स्वभाव को समझना होता है, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना होता है, गहनता से अवलोकन करना होता है, क्रिटिसिज्म भी करना। हालांकि क्रिटिसिज्म वगैरह तो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, लेकिन क्रिटिसिज्म की शुरुआत करनी होती है जब चीजों को समझते हैं, तभी कंपैरिजन करना होता है इस लेवल की टीचिंग में। मैं ये कह रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर मेमोरी लेवल का नहीं देना है, देना है यहाँ भी, बट कम मात्रा में है। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। इसमें ऐसा लिखिए ना कि शिक्षक व्यवहार का नियंत्रण होता है। यहाँ पर लिखिए शिक्षक। सर गुण दोष लिखवा रहे हैं कि इसी के अंतर्गत ना ना, अभी गुण दोष नहीं, अभी गुण दोष बाद में, इसी में अब एक स्टार बना के लिखते जाइए ना, रोमन स्टार बनाकर लिखते जाइए। एक पॉइंट है ये, देखिए शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। इस लेवल में शिक्षक व्यवहार का, अंग्रेजी वाले बिल्कुल परेशान मत होइएगा, रुक जाइए, व्यवहार का नियंत्रक होता है, नियंत्रक होता है। यहाँ कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या सोचे, कैसे सोचे, आपको माने में हेल्प करता है, एक तरह से आपको सही रास्ता दिखाता है। इसलिए जो अधिगम करता होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के, उनके व्यवहार का नियंत्रक होता है वो। कौन सा व्यवहार का? लर्निंग व्यवहार का, लर्निंग बिहेवियर का। और हमारे व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार का नहीं होता है। व्यक्तिगत जीवन का कौन व्यवहार हमारा नियंत्रण करेगा जी? हम किससे बोले, किससे नहीं बोले, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, वो टीचर तय करेगा? नॉट एट ऑल, हम तय, वो तो हम करेंगे। तो किसका नियंत्रक मैं कहा? व्यवहार का नियंत्रक। तो सीखने की जो एक व्यवहार है ना, लर्निंग बिहेवियर जो है ना, शैक्षिक व्यवहार या अकादमिक व्यवहार, एकेडमिक बिहेवियर का नियंत्रक होता है, एकेडमिक बिहेवियर का। ठीक है ना? तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और एक बहुत बड़ी बात कहना तो छूट गया, और कह देता हूं। अब ये कहना मैं भूल गया कि मेमोरी लेवल में एक्टिव कौन होता है, टीचर की स्टूडेंट? टीचर। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट होता है। अरे हमें याद करना है, टीचर को याद करना है नहीं ना, स्टूडेंट को याद करना है। वो रटेगा, खूब रटेगा, वो एक्टिव है। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट एक्टिव है, वहां टीचर पैसिव है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों को एक्टिव रहना है। कैसे समझेंगे अगर हम एक्टिव ना रहे, स्टूडेंट एक्टिव ना रहे? समझे क्या? हम समझाएंगे कैसे हम अगर एक्टिव ना रहे? अच्छा, एक्टिव का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेमोरी लेवल में टीचर जाके सूत जाता है, ऐसा थोड़े ना कह रहा हूं मैं। ये कतई आप ये मत समझिएगा ना कि मैं ये कह रहा हूं कि मेमोरी लेवल की टीचिंग कराने जब टीचर जाता है तो क्लास में जाके
नाक बजा के सूत जाता है, नॉट एट ऑल, ये नहीं कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि सरकारी स्कूलों में मैडम लोग अपना स्वेटर बुनने लगती है और सर जी लोग मोबाइल से निकाल के बात करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं, ये अलग बात है। सर ये सब पारंपरिक बातें हैं, वो सब टूट गया है। अच्छा टूट गया, हालांकि मैं एक आध को देख लिया, खैर जरूरी नहीं है कि ये मैं जो कह रहा हूँ कि होता ही है। स्वेटर बुनने नहीं आता है सर अभी किसी को। अच्छा स्वेटर बुनने की जरूरत ही नहीं है अब। सबके हाथ में सब स्मार्टफोन है। आदत टूट रही है। बुनने किसको होता है सर? हम सर अच्छा आप घर कोई की नहीं। अच्छा अब मैं ऐसा है ना, मैं ये शब्द ये वापस लेता हूँ, रुक जाइए अब बढ़िया से वापस ले, ये वाली बात मैं वापस ले लिया, ठीक है, कि मैडम लोग सूट स्वेटर नहीं बुनती है, चैट करती है, ये ले लें। चलिए चैट वाला, हाँ चैट वाला, तो ये अलग बात है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा फेसबुक भी करते हैं, फेसबुक करते हैं। अच्छा मॉडर्न, सुनिए, मेमोरी लेवल में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है, टीचर कम एक्टिव है, ये कह रहा हूं, बस इतना समझिए आप, ठीक है, इतना समझिए। अगला समझिए, अब इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव है? दोनों एक्टिव है, बोथ आ रहे, हाँ लिखिए, दोनों एक्टिव होते हैं, यानी दोनों को सक्रिय रहना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग में दोनों को, शिक्षक को और छात्र को, दोनों को सक्रिय अवस्था में रहना होता है, सक्रिय अवस्था में रहना होता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि गुण दोष इसका अभी पढ़े, गुण दोष थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, चाहे गुण दोष पहले पढ़ लेते हैं। गुण दोष लिखिए, चलिए पढ़ लेते हैं, गुण दोष लिखते हैं, यहाँ गुण लिखिए, यहाँ दोष लिखिए। अब दोष क्या है, वो तो दोष बोले तो लिमिटेशन ही है। चलिए पहला गुण देखिए, बौद्धिकता का विकास, बौद्धिकता का विकास यही होता है, बौद्धिकता का विकास, विचारात्मक प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, विचारात्मक प्रभाव। सुनिए एक बात, जो बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो बच्चे शुरू से ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, इस तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं, और राष्ट्र के प्रति समर्पित अंत तक रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी बच्चों को माइंड वॉश करना है तो उसको उसी तरह की शिक्षण व्यवस्था में डलवाइए, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए। शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, आजकल लोग ऐसे आ रहे हैं कि हिंदी से घृणा उड़ना करने लग रहे हैं, संस्कृत तो मतलब उनके लिए पता नहीं क्या हो जाती है। तो आपके विचारों की, जो एक तरह से कहा जाएगा ना कि विचार आप यहीं से बनाते हैं, किस माइंडसेट के व्यक्ति हो गए, यहीं से होता है। तो किसी को वामपंथी बनाना है, उसको उसके सिलेबस में भर दो, कार्ल मार्क्स भर दो, ठीक है, लेनिन भर दो, ये सब चीजों जो इस तरह के विचारक हैं उसके सिलेबस में यही सारा भर दो। और जिसको एकदम एक बात और, जैसे क्या होता है कि जो आइडियोलॉजी वाले स्टेट होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मेमोरी लेवल पे ही ऐसा करिकुलम को डिजाइन किया जाता है कि बच्चे उसी को समझे। जैसे ह से हम लोग हाथ भी पढ़ते हैं, लेकिन ह से हसुआ और हथौड़ा भी पढ़ाया जाता है। और ये हर तरह का हम देखते हैं, जिन स्टेट में जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है उसके हिसाब से वो अपना आइडियोलॉजी को भी थोपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा में विचारों का थोपन जो है, लेकिन वो हम समझेंगे कब, बात तो ये है ना कि कब समझेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही समझेंगे। एक बार की मैं बात बताऊं, एक बात क्या बताऊं, एक नेता का एक भाषण का एक अंश बता रहा हूं कहानी, कि जब मीटिंग चल रही थी तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे कैरिकुलम, तो कैरिकुलम डिसाइड करने पर इस भारतीय जनता पार्टी और किसी और पार्टी, ये बात आ गई कि सिलेबस में किसको ज्यादा दिया जाए, सावरकर को रखा जाए कि अंबेडकर को रखा जाए, माने किसको ज्यादा
कंटेंट किस पर ज्यादा दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी है, सरकार के हिसाब से चलेगी, सरकार जो कहेगी वैसे ही ना छापेगी किताबें, वही कंटेंट रखेगी, तो सरकार को ही तय करना था। तो ऐसा था ना कि सेंट्रल में दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी सरकार है, लेकिन वहां आप जानते ही हैं कि शिक्षा व्यवस्था समवर्ती सूची का विषय है। जानते हैं ना शिक्षा व्यवस्था किसका विषय है, स्टेट लिस्ट का नहीं है, ये समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट का है। तो मीटिंग में स्टेट वाला शिक्षा मंत्री को भी बुलाया गया था। वो आदमी चाह रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर को और गांधी को सिलेबस में रखें, और सेंट्रल वाले चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा सावरकर को रखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को रखें सिलेबस में। इसी पर विवाद हुआ। तो खैर जो भी हो, बात खत्म कि क्या हुआ। तो देख रहे हैं ना कि विचारों की लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है कि कंटेंट में हम क्या रखें। इसका मतलब ये है कि बच्चों को किस विचार के बनाने हैं, किस तरह के आइडियोलॉजीज के बनाने हैं, वो यहीं पर डिसाइड करना होता है सरकारों को, या बच्चे भी अपने स्तर पर ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं जाते जाते, यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते। खैर चलिए, विचारात्मक प्रभाव यहां से पढ़ने लगता है। और क्या है गुण इसका, और गुण बताइए तो जरा एक आध गो आप लोग गुण बताइए, अंडरस्टैंडिंग लेवल का गुण। रियल नॉलेज, यहीं से मतलब मिलना शुरू होता है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ नॉलेज है, ये मिलना शुरू होता है। रियल नॉलेज यानी वास्तविक ज्ञान की आपको शुरुआत जो होती है वो यहीं से होता है। और क्या है इसके गुण? इसके गुण ये है कि यह देखिए हायर लेवल पर और रिसर्च में उपयोगी होता है। हायर लेवल पर जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं तो यहीं पढ़ाएंगे, यहीं से माने अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाएंगे। और रिसर्च के लिए भी ये बेहद उपयोगी है, यानी शोध के लिए भी उपयोगी है। शोध के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर आप शोध क्या करिएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर व्याख्यात्मक होता है, व्याख्यात्मक चीजें होती है, यानी व्याख्या करना होता है। लिख लीजिएगा, व्याख्यात्मक एनालिटिकल चीजें होती है। यहाँ एनालिसिस करना होता है, एनालिटिकल होता है। सेल्फ स्टडी यहीं से शुरू होता है। सेल्फ स्टडी की बात जो कहते हैं यहीं से होता है। बच्चे यहीं से पढ़ना ओढ़ना पसंद करने लगते हैं। एक बात बताइए, बचपन में एकदम छोटे बच्चे जब है, पहला दूसरा क्लास में, यूकेजी में, दुनिया का कोई भी बच्चा अगर ये कह देगा कि हाँ हम पढ़ना पसंद करते हैं, तो फिर कहिए, कौनो बच्चा नहीं कहेगा कि हम पढ़ना पसंद करते हैं। जबरदस्ती पढ़वाया जाता है, जबरदस्ती ले जाके हॉस्टल में जमा कराया जाता है। हॉस्टल में बच्चे जमा होते हैं, छोटे बच्चों को हॉस्टल में ले जाके जमा कराया जाता है, जो बिगड़ैल टाइप के होते हैं। लेकिन 8th 9th तक आते आते एक दिख जाता है कि हाँ ये कैसा पढ़ने में होगा, कैसा क्या करेगा। तो यहाँ से स्वाध्याय की शुरुआत कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि नहीं बताइए तो। सेल्फ स्टडी की शुरुआत यहीं से होती है, बिल्कुल यहीं से होती है। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा गुण हो गया। और भी गुण है, मुझे शायद अभी उतना याद नहीं आ रहे हैं गुण। अब आइए दोष जरा देखते हैं, दोष नहीं लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशंस कौन बताएगा? भारती, पहला लिमिटेशन बताइए आपकी।
पहला लिमिटेशन ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता। छोटे बच्चों के लिए भारती, जो मैं सोच रहा था आप उसी को बोली हैं, आपका एक टॉफी बढ़ गया। बच्चों के लिए उपयोगी नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, छोटे बच्चों को क्या समझाएंगे कि वाले विषयों के लिए भी उपयोगी नहीं, क्योंकि वो तो जो याद करना है वो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तो फैक्चुअल सब्जेक्ट के लिए भी उपयोगी नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं भूल गया, चाहे लिखवा ही दिया हूं कि कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत यही होती है। तुलनात्मक, तुलना, अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की शुरुआत यहीं से होती है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अंतर विषयक संबंध जो है यहीं से जोड़ना हम शुरू करते हैं। देखिए अंतर विषय का एक बात समझिए, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना, लिंक करना। हाँ लिंक करना, यहीं से ये सब ये गुण में आ जाएगा। इसको दोष में मत लिखिएगा भाई। ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की शुरुआत होती है और कंपैरेटिव स्टडी की शुरुआत होती है। कंपैरेटिव स्टडी का इनिशियल स्टेज है और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का भी ये इनिशियल स्टेज है। अंतर उत्पन्न करना, रूपांतरण करना, चयन करना या अपना पक्ष रखना, उदाहरण देना, वो बोध के अंतर्गत नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो मैं भूल ही गया, लिख लीजिए उदाहरण देना। उदाहरण, उदाहरण ऊपर ही लिख लीजिएगा, उदाहरण दे करके। इसमें उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, उदाहरण से। तो ये है इसके कुछ गुण, और भी गुण होंगे बहुत सारे, अब याद आएंगे कभी तो आपको भी आएगा तो लिख लीजिएगा, सोच। देखिए लिखना ज्यादा उपयोगी नहीं है, मैं आपको बस सोचवा रहा हूं, आपको मैं सोचवा रहा हूं कि आप सोचिए। अगर याद रखना है तो बस एक ही चीज याद रखिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोपोनेंट कौन है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोपोनेंट कौन है ये याद रखिए। कौन है? मॉरिसन है। और ये याद रखिए। चलिए लिमिटेशन में वीरेंद्र जी आप हैं, आप मुझे मैं ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा चरण बता दीजिए। जी सर। अरे सहयोग करिए महाराज हमारा। दूसरा लिमिटेशन बताइए कि क्या वहाँ बहुत सारे लोग हैं सर, वो भारती है, सोनम है और विदुषी है, क्या सुरभि है, गौरव है, विवेक है, अजीत सर है। अरे तो बताइए आप लोग सारे एमएडधारी है। एमएड मतलब एक बात बताएं, अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं ना तो रियली मैं कहूंगा बताइए, लिमिटेशन बताइए अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक तो हो गया कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, ये गुण में आएगा ना। हाँ फैक्चुअल के लिए नहीं। और लिमिटेशन क्या है, और क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि मंद बुद्धि, आईक्यू जिसका कम हो, मंद बुद्धि है, उसके लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं है। कैसे समझेगा? लिख लीजिए ये भी कि मंद बुद्धि के लिए, कम दिमाग वालों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर उपयोगी है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अरे वहां तो रट के काम चल गया था, यहाँ समझना है। कैसे समझेगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है। विचार है, विचारों की भावना यहाँ बात चल रही है। यहाँ पर चीजों को समझना है तो निर्णय लेना है, आलोचना करना है, समालोचना करना है। कैसे करेंगे? अवलोकन करना है। ये नहीं आ रही है, क्या बोलते, आवाज नहीं आ रही है। कहे रटंत प्रणाली को खारिज करता है, खत्म करता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि रटंत प्रणाली को खारिज सर, लेकिन आपने अभी बताया ना कि वो वाले मेमोरी से गुजरने के बाद ही इसमें आएंगे, तो अगर खारिज हो जाएगा तो फिर इस कॉन्सेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसा है, सुनिए, ये नहीं कहा जा सकता कि खारिज करता है। मैं कहा ना कि कांट इग्नोर, कांट इग्नोर यानी मेमोरी लेवल को कभी इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब तो इसको ये खारिज नहीं करता है, कोई खारिज नहीं करता है। चलिए कोई खारिज नहीं करता है, ठीक है। अगला कोई बताएं। सर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड है थोड़ा, क्योंकि हम लोग इसमें टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग किस तरीके से वो समझाएंगे और हमारा अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगा। टाइम कंज्यूमर है।
बहुत बढ़िया टाइम कंज्यूम हो रहा है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है ये लिखे। अच्छा दोष बताइए ऐसा कि लगे कि दोष है, लिमिटेशन बताइए लगे कि लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग है ये। उसके बाद शिक्षक पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्र अपनी मनमर्जी का करने का प्रयास करता है, अपना विचार थोपता है, अपना वो प्रतिनिधित्व या अपना निर्णय लेने का उसमें समझ आ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है वो। सर यहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंस पता चलता है यहाँ से जाएगा इसमें सर। क्या क्या बताएं फिर से। छात्र पर अच्छा एक चीज और लिखे, मुझे आ गया गुण में याद आ गया, मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास होता है। गुण में लिख दीजिए मौलिक तथा स्वतंत्र। मौलिक यानी कि अपना मौलिकता, स्वतंत्र चिंतन का विकास की एक सीढ़ी है, एक विकास की प्रक्रिया है। गुण में लिखिए। अच्छा ये हालांकि ये वाली बात हम वहां लिखते, रिफ्लेक्टिव लेवल में लिखते ना तो ज्यादा बेहतर होता है। छोड़ दीजिए मत लिखिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव, क्योंकि शुरुआत हो सकता है इसका, शुरुआत कह सकते हैं, बट रिफ्लेक्टिव लेवल की ये बात है। खैर छोड़िए, बात हो गई। तो ये हाँ इसको काट दीजिए, ये रिफ्लेक्टिव लेवल की बात है। जहां मौलिकता आ गया, शब्द मौलिक है तो रिफ्लेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है चलिए सुझाव बोले, सुझाव लिखिए। सुझाव तो अभी नहीं दिया हूं ना, सुझाव नहीं दिया हूं ना सर। लिमिटेशन भी बहुत कम, 2-3 अरे ही हाँ होंगे। असल में मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं सब की लिमिटेशंस क्या है। किसी को है वीरेंद्र जी, अगर मदद करें तो काफी अच्छा होगा। सर क्या बोले थे आप, समय ज्यादा लगता है? हाँ समय बिल्कुल ज्यादा लगता है। वो भी तो है ना कि बच्चों पर अंकुश तो कम हो जाता है, मतलब बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं सोचने समझने के लिए। अभी जैसे वीरेंद्र जी ने देखिए मैं कहा ना कि लिमिटेशन दोष जैसा होना चाहिए, तो अच्छी बात है। अब बच्चे सोचने समझने लगे तो वो भी बना करिएगा क्या, वो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। इसका दोष कम है, ये अच्छी बात इसका दोष, अच्छा इसका दोष कम है थोड़ा सा। अगर ये कहें तो डिसिप्लिन का कंपैरेटिव अगर स्टडी करें तो यानी मेमोरी लेवल की तुलना में यहाँ पर कम डिसिप्लिन होता है। कम डिसिप्लिन होता है कि जहां विचार आया तो उदंडता थोड़ा सा बढ़ ही जाती है। तो लिखिए डिसिप्लिन का अभाव, लेकिन कंपैरिजन में लिखिएगा। किसके कंपैरिजन में? मेमोरी लेवल के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा अभाव दिखता है। और ये स्वाभाविक भी है, सुनिए स्वाभाविक भी है ये बात कि बच्चों उस समय एज देखिए ना, बच्चों का एज क्या है, लर्नर का एज कितना है उस समय? एज है टीनेजर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीनेजर, जीवन का स्वर्ण काल। शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, बहुत सारी मतलब क्या बताएं, भावनाओं से गुजरना पड़ता है। यंग एज, तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था। यही कोई बात बोला, स्ट्रेस। कौन बोला ये बात? नहीं तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था वो बात नहीं। स्ट्रेस जिसको कहते हैं ना, स्ट्रेस की शुरुआत जो है यहीं से होती है। बच्चों में आजकल स्ट्रेस की बीमारी बहुत बढ़ती है। स्ट्रेस सुने हैं, मेरा भांजा है लगभग कितने साल का है, अरे 6th-7th में पढ़ रहा है, तो 12-13 साल का है। बोला कि मामा मैं एक बीमारी से गुजर रहा हूं। बोले कौन सी बीमारी है जी? तो मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं। हम कहे कि ससुर तू नहीं, तू स्ट्रेस फील कर रहे हो? क्या हुआ जी, जाओ खेलो वोलो सब एकदम। बोला स्ट्रेस। तो सोचिए स्ट्रेस क्यों? बार बार समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, शिक्षण का बोझ इतना है, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो स्ट्रेस की शुरुआत यहीं से होती है जीवन में। लर्नर को स्तर कम होता है सर, कक्षा में क्लास में बातचीत का स्तर कम होता है।
नहीं, इसको नहीं कह सकते हैं, बातचीत का स्तर तो खूब स्तर पर होता है। नहीं, स्ट्रेस की शुरुआत होती है। चलिए देखिए, हो गया, आप लोग समझ जाइए। इसमें कम ही है या मुझे भी ज्यादा अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। अगला लिखिए। इसका सुझाव हो सकता है या कमी ये हो सकता है सर कि शिक्षक के व्यवहार से बहुत फर्क पड़ता है, तो इसमें शिक्षक को मतलब बहुत ध्यान रख के नियुक्ति देना चाहिए। जैसे अभी एक जेएनयू के ही हैं, उनका सुनते हैं कि वो देशद्रोही विरोधी बातें फैला रही हैं या उस टाइप वाला, तो उसमें ज्यादातर टीचर के ऊपर ध्यान देके ही मतलब उसको नियुक्ति करना चाहिए। अच्छा, सुझाव है, सुझाव। चलिए सुझाव, पहला सुझाव ये, पहला सुझाव तो ये है कि जब मेमोरी लेवल का हो गया तभी इसमें स्टूडेंट को भेजिए। इसमें गुण में एक और आ जाएगा सर, सृजनशीलता का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हाँ, सृजनशीलता बिल्कुल, यहाँ पर लिख लीजिएगा। मेमोरी लेवल के बाद ही पहला सुझाव है भाई, मेमोरी लेवल हो गया तब इसमें भेजिए, यानी एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पूरा हुआ तब भेजिए। पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव है उदाहरण के माध्यम से। देखिए, कुछ भी करिए ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। सुनिए अब एक मेरी बात, आप बच्चों, आप किताबें उठाइएगा जब 6th 7th 8th 9th 10th की जब एनसीईआरटी का, तो उसमें बड़ा ही उदाहरण पर ज्यादा जोर दिया है। देखे हैं किताब कभी एनसीईआरटी का 6th 7th 8th 9th का? अगर उसको पॉलिटी भी पढ़ानी है ना, अगर उसको ज्योग्राफी भी पढ़ानी है ना, तो उसमें एग्जाम्पल्स दे करके, एग्जाम्पल्स देकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो सुझाव यही है कि जो है कि आपको भी इसमें उदाहरण देना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी और 2-4 लिखते हैं, आज की क्लास ये करेंगे, ज्यादा हो रहा है। तो सुझाव ये हो गया। एक तरह से मनोवैज्ञानिक यानी कि मोटिवेशन की यहाँ बहुत जरूरत होता है। मोटिवेशन, प्रेरणा, समझाना। जिस दिन बच्चे को ये लग जाएगा कि अब मैं ये नहीं कर सकता हूं, उस दिन आप समझाते रह जाइए, नहीं वो होगा। इसलिए मतलब मैं तो कहूंगा कि आप उन बच्चों को, उन शिक्षकों से अपने बच्चों को दूर ही रखिएगा जो बार बार बच्चों का कंप्लेन करता हो। सुनिए एक बात, अच्छी बात बता रहा हूं, आपके बच्चों का अगर कंप्लेन ज्यादा आ रहा है टीचर के द्वारा, तो समझ जाइए ना कि कमी बच्चों में नहीं, ज्यादा मैं कह रहा हूं। बार बार कंप्लेनिंग टीचर जो होता है ना, बच्चे ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अरे यार तो तुम क्यों हो, तुमको क्यों रखा गया है, यानी तुम क्लास में क्यों हो? तो कंप्लेनिंग नेचर का टीचर अगर है, वो बच्चों का इस लेवल पर कोई विकास नहीं करता है, वो बस उसको पीछे ढकेलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक का मोटिवेट करना बच्चों को। यू कैन डू, मतलब बिल्कुल कर सकते हो तुम। और एक बात बताऊं आपको, उदाहरण से समझिए। हम जब बीए की कक्षाओं में यहाँ आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो अंग्रेजी के कुछ ऐसी टीचर थे जो बहुत ही ज्यादा मतलब, चलिए अगला लिखिए सुझाव। मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपको मोटिवेट करना है चीजों को। यहां भी है कंपटीशन कराइए, प्रतियोगिता, कंपटीशन कराइए, प्रतियोगिता कराइए बच्चों में। निबंधात्मक प्रश्न दीजिए, निबंध ऐसे टाइप की शुरुआत यहीं से करिए, ठीक है? ऐसे टाइप, ऐसे लिखवाइए। आलोचनात्मक प्रश्न दीजिए, आलोचनात्मक, क्रिटिकल क्वेश्चंस एनालाइज करने के लिए दीजिए। दीज ऑल आर द, हमारा ये सजेशंस है, ये जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर करना चाहिए। दैट इज नॉट मतलब ये सारे इतना ही नहीं है, इसको और बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि बीएड में पढ़ रहे हैं। आलोचनात्मक चिंतन तो उच्च स्तर पे होगा। आलोचनात्मक
उच्च स्तर पर नहीं, रिफ्लेक्टिव लेवल पर अवलोकन वाला होता है और क्रिटिकल अवलोकन सब होता है, वो मिक्सचर है। चलिए खैर, कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंडरस्टैंड रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर के शिक्षण व्यवस्था को। आज की कक्षा यहीं, आज की क्लास जो है यहीं तक। और अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल सो गई? बहुत लोग सो रहे हैं इस क्लास में, सो रहे हैं क्या भाई अभी? लाइट चली गई पंजाब से। अच्छा, पंजाब से लाइट चली गई? जी सर। पूरा पंजाब से चली गई? पंजाब से नहीं चली गई, हमारे शहर से चली गई। अच्छा, कोई बात। ठीक है, तो आज यहीं तक। आप सबने इतना प्रेम से इतना देर तक सुना, सर जो क्वेश्चन बचे हैं उस दिन के वो कर लीजिएगा, हो गई बात, हो जाएगा।